प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने मिट्टी अनुरक्षण, संरक्षण तथा विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसके उपयोग एवं विश्व के जो नवीनतम वर्गीकरण पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आता है जो मिट्टी संसाधन पाया जाता है वह मानव सभ्यता के लिए एवं उसकी किस प्रकार की विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, उनका हम समस्याओं के जो पाई जाती हैं उनका किस प्रकार से संरक्षण करें ताकि मिट्टी संसाधन जो पाया जाता है उसका सही ढंग से और बिना विनाश के उसका उपयोग और लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकें। पहला आता है, जैसे टॉपिक आता है मिट्टी एवं मानव सभ्यता। मानव सभ्यताओं से मिट्टी जो संसाधन पाया जाता है उसका प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। ये प्राचीन समय से ही मानव सभ्यता के जैसे जैसे उद्गम और विकास हुए, विभिन्न प्रकार की नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जहाँ पर मानव बसाव हुए, उन मानव बसावों की जो भोजन की आपूर्ति या जो पशुचारणिक जो क्रियाएँ पाई जाती हैं या विभिन्न प्रकार के जो हम उद्योगों की जो क्रियाएँ पाई जाती हैं या औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं, जो कृषि आधारित उद्योग पाए जाते हैं, जैसे वर्तमान समय में फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, वे सभी संसाधन मुख्य रूप से मिट्टी संसाधन से ही जुड़े रहते हैं। चाहे हम वो चीन के हांगोर या शिकांग के बेसिन प्रदेश के जो अधिक बसे हुए प्रदेश पाए जाते हैं या मानसूनी जलवायु के जो गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं उनके, या फिर हम दजला और फ्रात के जो बेसिन प्रदेश पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी का जो बेसिन प्रदेश पाया जाता है या यूरोप के जो प्रदेश पाए जाते हैं, उन यूरोप के प्रदेशों में या विश्व में जहाँ पर गेहूँ उत्पादक प्रदेश पाए जाते हैं या चावल उत्पादक जो प्रदेश पाए जाते हैं या कपास उत्पादक जो प्रदेश पाए जाते हैं, तो ये जो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक या गन्ना उत्पादक जो प्रदेश पाए जाते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से संबंधित या विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो फसलें पाई जाती हैं उसी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। तो मानव संसाधन की दृष्टि से मिट्टी संसाधन है वह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहता है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत इसकी विभिन्न प्रकार की उपयोग करने के कारण या इसका लगातार उपयोग करने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जैसे समस्याएं आती हैं, सबसे दो प्रकार की जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहला आता है मृदा अपरदन, दूसरा आता है निक्षालन। निक्षालन की जो प्रक्रिया होती है, हम अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं या जो वो वर्षा की क्रियाएँ होती हैं उसके द्वारा या जल का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने के कारण भी निक्षालन की प्रक्रिया होती है, बढ़ जाती है। लेकिन मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन है, वो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु रखता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मृदा अपरदन है वह भी अलग अलग प्रकार के संसाधनों के द्वारा या अलग अलग प्रकार के साधनों के द्वारा होता है। जैसे पहला आता है जल अपरदन के द्वारा मिट्टी पर प्रभाव या मिट्टी संसाधन पर जल अपरदन का प्रभाव। जल अपरदन क्या होता है? जल अपरदन के मिट्टियों के निर्माण भी होते हैं, इससे मिट्टियाँ होती है, उपजाऊपन भी बढ़ता है, लेकिन इसके अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में कटाव की प्रक्रियाएँ होने के कारण मिट्टियाँ होती हैं अनुपजाऊ हो जाती हैं और एक स्थान पर अनुपजाऊ मिट्टियाँ बन जाती हैं तो दूसरे क्षेत्रों में जाकर के वो उपजाऊ मिट्टी या मैदानों का या बाढ़ग्रस्त मैदानी प्रदेशों का या जो जलोढ़ प्रदेश पाए जाते हैं या काम मिट्टियों के मैदानी प्रदेशों का निर्माण भी करती हैं। लेकिन इसके जो विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में अपरदन पाया जाता है, पर्वतीय प्रदेश होते हैं और पर्वतपदीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत इसके प्रभाव होते हैं, अधिक दिखाई देते हैं। दूसरा, जो प्रदेश उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत जल का अपवाह होता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ के या मिट्टी संसाधन पर इसके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। दूसरा, जो मृदा अपरदन की जो समस्या पाई जाती है वह पाई जाती है वायु से संबंधित जो समस्याएं पाई जाती हैं वो किन क्षेत्रों के अंतर्गत? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की समस्याएं हैं। अत्यधिक मात्रा में या भूमि संसाधन की या मिट्टी संसाधन पर अत्यधिक मात्रा में प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देते हैं। धूल भरी आंधियाँ चलना या वर्षा की कमी होना, तापमान का अधिक पाया जाना, वर्षा की कमी होना, तो ये यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा की कमी होने के कारण वो मिट्टियाँ होती हैं असंगठित हो जाती हैं और बहती हुई हवा होती हैं उनको विभिन्न प्रकार के अपघर्षण की, सन्निकर्षण की क्रियाओं के द्वारा
मिट्टियों की जो या जो चट्टानें होती हैं उसकी परत दर परत जो अपर्दन होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। इसके कारण भी वहाँ पर अपर्दन की क्रियाएँ होती हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं वहाँ पर पाई जाती हैं। सहारा के मरुस्थलीय प्रदेश हैं, कालाग्नि जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, अरब के जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, थार के जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, वहाँ पर वायु के द्वारा विभिन्न प्रकार की धूल भरी आंधियों के कारण मिट्टियाँ होती हैं, उपजाऊ वंश होते हैं, वो ऊपर की जो सतह होती है उसको एक स्थान से ले जा करके दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत ले जाती हैं और वहाँ जो कटाव के कारण वो मिट्टियाँ होती हैं अनउपजाऊ हो जाती हैं। इसके बाद में आता है जैसे प्रस्तर इरोजन, जो विभिन्न प्रकार के जो बाहरी जो बल होते हैं उन बलों के द्वारा भी पृथ्वी के अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कटाव की क्रियाएँ होती रहती हैं, चाहे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हों, चाहे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हों, चाहे वो शीतकटिबंधीय क्षेत्र हों। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अपर्दनकारी जो स्थानीय जो कारक होते हैं वो चट्टानों को तोड़ फोड़ करते रहते हैं और चट्टानों तोड़ फोड़ के कारण चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं और मोटे मोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में, और ऊपर की जो सतह होती है वह कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर हो जाने के कारण वहाँ पर भी अपर्दन अत्यधिक मात्रा में तो वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वो भी उपजाऊपन होता है उसका कम हो जाता है और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर के चली जाती हैं। तो इससे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर भी प्राकृतिक कारक पाए जाते हैं वो भूमि संसाधन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरा जो बिंदु आता है वो निक्षालन की जो प्रक्रिया होती है पानी में घुलनशीलता के कारण या मिट्टी के जो उपजाऊ वंश होते हैं उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं वो घुल करके उस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा उसको अनउपजाऊ बना देते हैं। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में या मानसूनी जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत या जहाँ पर बहता हुआ जल होता है उन क्षेत्रों के अंतर्गत जहाँ पर भी जिस प्रकार की वर्षा की मात्रा होती है उसके कारण इस प्रकार के या कुछ जो क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर कास्ट टॉपोग्राफी या चुनायुक्त जो प्रदेश पाए जाते हैं, चुनायुक्त जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसमें भी वो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको घुलनशील पदार्थों को साथ लेकर के अपने साथ भाग कर ले जाती हैं। तो वहाँ पर भी अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है कि जो विभिन्न प्रकार के अपर्दन की या भूमि पर अत्यधिक मात्रा में मेंटेनेंस की और भूमि के अत्यधिक मात्रा या मिट्टी संसाधन के अत्यधिक मात्रा में जो उपयोग करते हैं उसको हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, उसका किस प्रकार से कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज के अंतर्गत भी हम कुछ बिंदु पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। मिट्टी संसाधन का संरक्षण करके मिट्टी के उपजाऊपन बनाए सकते हैं और उसको लंबे समय तक हम उस मिट्टी संसाधन को उपयोगी बनाए रख सकते हैं। पहला जो बिंदु आता है वनस्पति का आवरण तथा संरक्षी वनारोपण करके भी हम विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र होते हैं उसमें वो मिट्टी संसाधन है उसका संरक्षण कर सकते हैं। वनस्पतियाँ होती है उसमें जैविक अंश और विभिन्न प्रकार के ह्यूमस की मात्रा बना करके वो उपजाऊ वंश होते हैं उसका निर्माण करते हैं, इस कारण से वो अत्यधिक मात्रा में उपयोगी होते हैं। दूसरा जो होता है समुद्र रेखीय जुताई। समुद्र रेखीय जुताई के अंतर्गत भी हम कंटूरिंग जो ढाल वाली जो भूमियाँ होती हैं उसके अंतर्गत कंटूरिंग के अंतर्गत या सीढ़ी दर सीढ़ी खेत बना करके हम वहाँ पर कटाव को कम कर सकते हैं और कटाव करके उसमें विभिन्न प्रकार के सीढ़ीदार जो खेत बना करके चाय की जैसे कृषि करते हैं, चावल की जो कृषि करते हैं, इस प्रकार की या वनों के जो क्षेत्र पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत कंटूरिंग की खेती करके भी और जुताई करके भी हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। फिर आता है वेदिकाकरण। वेदिकाकरण होता है कि विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी भूमि की मेड़बंदी करके या वेदिकाएं बना करके भी मिट्टी का संरक्षण है या भूमि संसाधन होता है उसका संरक्षण कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से नील नदी का जो बेसिन प्रदेश पाया जाता है उन क्षेत्रों के अंतर्गत वेदास होते हैं वो छोटे छोटे नाले बना करके छोटी छोटी मेड़बंदी करके उसका संरक्षण करते हैं और विभिन्न प्रकार के जैसे मरुस्थलीय जो प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत या इस प्रकार की विधियाँ होती हैं अपनाई जाती हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी के बेसिन प्रदेश में भी इस प्रकार की विधियाँ हैं मनाई जाती हैं। फिर इसके बाद में अगला जो आता है आवरण फसलें, कवर क्रॉप। कवर क्रॉप वे फसलें होती हैं जो भूमि संसाधन के अंतर्गत
या मिट्टी संसाधन के उपजाऊपन को लगातार बनाए रखने के लिए ये फसलें होती हैं उगाई जाती हैं। तो उगाए जाने के लिए विभिन्न प्रकार के, जैसे अपने यहाँ पर ग्वार की जो फसलें होती हैं, मूंग की जो फसलें होती हैं, डेचा होता है उसकी जो फसलें होती हैं, या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर भी स्थानीय जो वनस्पतियाँ या उसको पड़त भूमि के रूप में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की आवरण फसलें, घास वगैरह होते हैं, उगा करके भी उसको मिट्टी की संरक्षण हम प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है स्थानांतरित कृषि पर रोक। स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के वनों के क्षेत्रों में या मैदानी प्रदेशों के क्षेत्रों के अंतर्गत, या जहाँ पर मानव बसाव कम पाया जाता है, वहाँ पर भूमि संसाधन होता है, उस भूमि संसाधन को, वहाँ के जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं उनको काट करके या जला करके उन क्षेत्रों को खाली किया जाता है। फिर उन पर कृषि कार्य किया जाता है और 2 या 3 सालों तक या 3-4 साल वर्षों तक उस पर कृषि का कार्य किया, फिर उसको खाली छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर वनस्पतियाँ भी नहीं उग पाती हैं और वो जो भूमि होती है वह अनुपजाऊ हो जाती है। इस कारण से जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का जो सिस्टम पाया जाता है, जो वनों को काट करके जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, वो उस स्थान पर 2 या 3 साल करते हैं, खेती करते हैं और भूमि संसाधन होते हैं उसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह खेती का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार की कृषि प्रणाली है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। फिर आता है पशु चारणी क्रियाओं पर नियंत्रण। पशु चारणी क्रियाओं के द्वारा भी मिट्टी का संरक्षण या भूमि संसाधन होता है उसका उपजाऊपन होता है कमज़ोर होता है। पशु चारणी क्रियाओं के द्वारा एक तरफ तो उसमें विभिन्न प्रकार के जैविक जो अंश होते हैं उसका निर्माण भी होता है, या पशुधन होते हैं उसके विभिन्न प्रकार की गोबरों की जो खाद होती है उसका उपयोग भी बढ़ता है। लेकिन कई बार उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं उनका, या पशुओं के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में चारणी क्रियाएँ की जाती हैं तो घास होता है वो, उसके कारण मिट्टी की ऊपरी जो सतह होती है वो ढीली पड़ जाती है और अपरदन के प्रभाव उस पर अधिक मात्रा में होते हैं। तो पशु चारणी जो क्रिया होती है, पशुपालन जो कार्य किया जाता है उसको भी नियंत्रित मात्रा में ही करके हम उसका संरक्षण होता है कर सकते हैं। जैसे स्टेपीज या प्रेरीज घास के जो मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं उसमें अलग अलग रेंचेज बना करके, अलग अलग क्षेत्र बना करके, एक क्षेत्र के अंतर्गत पहले पशुचारण किया जाता है, फिर दूसरे के अंतर्गत, फिर तीसरे के अंतर्गत, फिर चौथे के अंतर्गत, फिर पाँचवें के अंतर्गत, फिर वो क्रमबद्ध रूप से उसमें चलता रहता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में मिट्टी संसाधन की उर्वरा शक्ति होती है वो बनी रहती है। फिर उसके बाद है अवनलिकाओं पर बांध बनाना। छोटी छोटी जो अवनलिकाएँ पाई जाती हैं पर्वतीय और मैदानी प्रदेशों में, जो अपरदन होता है उस अपरदन को रोकने के लिए उन पर अवनलिकाओं पर बांध बना करके, छोटे छोटे एनीकट बना करके भी कृषि या भूमि संसाधन होता है या मिट्टी संसाधन का हम संरक्षण कर सकते हैं। फिर आता है अवनलिकाओं पर वृक्षारोपण करके, जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे नदी नाले पाए जाते हैं, अपरदनकारी जो शक्तियाँ अधिक मात्रा में प्रभावित होती हैं, वहाँ पर वृक्षारोपण करके भी वो हम उसको मिट्टी को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है बाढ़ ग्रस्त जो मैदानी प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों में भी संरक्षण प्रदान करके, जो मेड़बंदी होती हैं उसको द्वारा अपना करके, या वर्षा या बाढ़ का जो जल होता है उसका भी सही ढंग से उपयोग करके भी हम उस क्षेत्रों का संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, या वहाँ पर मिट्टियों का जो क्षरण होता है उसको रोक सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है पंख एवं परस्पर प्रभाव रोकने के उपाय। जो मिट्टियों की जो या मिट्टी संसाधन की जो ऊपरी परत पाई जाती है, जो हिमानियों के द्वारा या बहते हुए हवा के द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा जो ऊपरी सतह होती है उसकी उपजाऊपन अंश होते हैं, उसको बहा करके ले जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें धीरे धीरे हम उसमें मेड़बंदी करके या बांध बना करके या निकट बना करके, या जल की जो गति पाई जाती है उसको, या हवा की जो गति पाई जाती है उसको नियंत्रित करके भी उसको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है फसलों का सस्यावर्तन करके, फसलों को हेर फेर करके या बदल बदल कर बोने से भी भूमि की उर्वरा शक्ति और संरक्षण होता है, किया जा सकता है। फिर आता है उर्वरकों एवं खादों का प्रयोग। सबसे पहले उर्वरक और खादों का उपयोग, पहले प्राकृतिक खादों का ही उपयोग हमें करना चाहिए। दूसरा, यदि हम रासायनिक खादों का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो मिट्टी संसाधन होता है उसमें क्षरण अधिक होता है। तो उन क्या सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम उस मिट्टी की जांच करके उसमें जो भी उपजाऊ अंश कम पाए जाते हैं उसी प्रकार की प्राकृतिक या जो रासायनिक खादें हैं उसका उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें
अधिक मात्रा में उर्वरकों एवं खादों का उपयोग है मिट्टियों के अंतर्गत या मिट्टी संसाधन के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। फिर आता है जैव पदार्थ तथा जल का अनुकूलतम साहचर्य करना। विभिन्न प्रकार के जो जैविक पदार्थ होते हैं, फसलें होते हैं, खादें होती हैं, जल का जो हम सिंचाई करते हैं उसका भी सही ढंग से हम कम्बिनेशन करके ही हमें उपयोग करना चाहिए और अनुकूलतम उपयोग ही करना चाहिए। अधिकतम उपयोग है जल, अधिक जल है उसका यदि उपयोग करेंगे तो मिट्टी के उपजाऊ अंश होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो उसका भी हमें सही ढंग से अनुकूलतम साहचर्य बना करके ही उपयोग किया जाना चाहिए। फिर आता है मृदा के प्रदूषण से रक्षा। विभिन्न प्रकार के जो भी जल प्रदूषण पाया जाता है, वायु प्रदूषण पाया जाता है, उस प्रकार के जो भी या सतही जो प्रदूषण पाए जाते हैं उन सतही प्रदूषणों को कम करके भी हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है उसको बनाए रख सकते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आता है भूमि संसाधन का यदि हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे या सस्टेनेबल उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो वह भूमि संसाधन होता है काफ़ी लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो लंबे समय तक हम केवल सस्टेनेबल उपयोग जो होता है या कंजर्वेशन करके या विभिन्न प्रकार के उपायों का अपना करके भी हमें मिट्टी संसाधन, क्योंकि मिट्टी संसाधन है ये हमारे भविष्य के लिए भी ये एक संसाधन के रूप में ही रहेगा। तो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ पाई जाती हैं या आने वाले जो समय पाया जाता है उस समय के अंतर्गत हम सही ढंग से यदि उसका सही उपयोग करेंगे तभी आगे के भविष्य के लिए वो संसाधन है बना रहेगा। इसी के साथ ये टॉपिक होता है अपना मिट्टी संसाधन क्या है पूरा होता है। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम जो फिशरीज रिसोर्सेज हैं उस संसाधनों का अध्ययन करेंगे।